लो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और सर्गे क्रिकेलेव यानी वो एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोनॉट जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपने 6 मिशंस के दौरान टोटल 803 दिन 9 घंटे और 38 मिनट्स बिताए थे। क्या आपको पता है, ऐसा करने से वो 0.2 सेकेंड्स फ्यूचर में पहुंच गया था। लेकिन कैसे? इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जरा लाइट एनर्जी से साउंड एनर्जी की तरफ चला जाए, क्योंकि हमने ये तो देखा है कि एक वाइन ग्लास के ऊपर अगर हम चम्मच घुमाते हैं तो एक साउंड क्रिएट होता है। लेकिन ये जो हॉलीवुड की मूवीज में दिखाते हैं ना कि ओपेरा सिंगर्स ट्रेन के भोंपू की तरह चिल्लाकर वाइन ग्लास तोड़ते हैं, क्या ये पॉसिबल भी है? साथ ही कई हॉलीवुड मूवीज में तो वर्म होल्स भी दिखाते हैं, जिसके बारे में आइंस्टाइन ने खुद कहा था कि उसके लिए ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। मगर फिर बार्सिलोना के साइंटिस्टों ने 2015 में ये वर्म होल्स कैसे बनाया? इन्हीं कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ मैं लाया हूं आज का हमारा ये नया आस्क जीएसएफ का एपिसोड। सो चलिए शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो है हाउ डिड दिस मैन ट्रैवल 0.2 सेकंड्स अहेड इन हिज फ्यूचर? जैसे कि मैंने बताया, सर्गे क्राइकेलेव अपने आईएसएस के मिशंस के दौरान हमसे 0.2 सेकंड्स आगे पहुंच चुके थे। यानी जिस वक्त हमारी घड़ी में दोपहर हो रहे थे, लेट्स से 12 बज रहे थे, आईएसएस पर उनकी घड़ी में 11:59 59 सेकंड्स 0.8 दिखाई दे रहा था। लेकिन आखिर कैसे? तो देखो, इसे समझने के लिए ना आपको आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता होना चाहिए, और उसमें भी पर्टिकुलरली टाइम डायलेशन के बारे में। सुनने में कुछ अलग लग रहा है, पहले ही क्लास से कल्टी मारने की जरूरत नहीं है, ये एकदम पपलू सा कॉन्सेप्ट है, आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, यूनिवर्स एक स्ट्रेचेबल चादर की तरह होता है जिसमें 2 डायमेंशंस इन्वॉल्व होते हैं, एक स्पेस और दूसरा टाइम। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी अगर आपने स्पेस को बेंड किया तो टाइम भी स्लो हो जाता है। लेकिन ये यूनिवर्स और उसकी स्पेस टाइम नाम की चादर को आखिर कौन मैनिपुलेट कर सकता है? यस, यू गेस्ड इट राइट, ग्रेविटी, जो मास पर डिपेंडेंट होती है। सो मास ज्यादा तो ग्रेविटी ज्यादा, ग्रेविटी ज्यादा तो स्पेस बेंड होगा, और स्पेस बेंड होगा तो टाइम स्लो हो जाएगा। मतलब भारी ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ के लिए टाइम स्लो चलेगा, और लाइटर ऑब्जेक्ट्स लाइक आईएसएस के लिए वो फास्ट। लेकिन इस हिसाब से अर्थ का मास तो 5.972 into 10⁻24 किलोग्राम है, और आईएसएस का मास तो सिर्फ 4,20,000 किलोग्राम है, यानी जमीन और आसमान का फर्क। तो फिर इतना ही फर्क टाइम में क्यों नहीं आता? क्यों सर्गे मोर देन 2 years आईएसएस पर स्पेंड करने के बावजूद भी सिर्फ 0.2 सेकेंड्स ही हमसे आगे बढ़ पाए? वो इसीलिए क्योंकि टाइम वेलोसिटी से भी रिलेटेड होता है। तेज ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम स्लो हो जाता है और स्लो ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम तेज, और यही होता है अर्थ और आईएसएस के भी केस में। अर्थ सिर्फ रुका हुआ नहीं है, वो खुद भी स्पिन कर रहा है, और वो भी इन द सेम डायरेक्शन एज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इसीलिए जैसे एक 70 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से मूव कर रहे इंसान को बगल में 80 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से मूव कर रहे लोग बस सिर्फ 10 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से ही दौड़ते हुए नजर आएंगे, उसी तरह अर्थ की तेज स्पिन के कारण आईएसएस की स्पीड इतनी नहीं महसूस होगी कि अपने टाइम को अर्थ के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज कर दे, और इसीलिए सिर्फ 0.2 सेकेंड्स का ही अंतर आता है। इंटरेस्टिंग राइट? So now you know it. Not exactly. मैं अपने वीडियोस में टफ साइंटिफिक फिनोमिनन्स को आसान शब्दों में इसीलिए समझा पाता हूँ क्योंकि मैंने अपने मेंटोर्स ऐसे लोगों को चुना है जो खुद कॉम्प्लेक्स फिजिक्स को भी आसान भाषा में समझा पाते हैं, लाइक सर स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने लिटरली पूरी किताब लिखी है अबाउट बिग बैंग, इवन ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, टाइम ट्रैवल और भी बहुत बहुत कुछ। इस किताब का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। इस किताब में उन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इतने आसान शब्दों में समझाया है कि 10 साल का बच्चा तक समझ जाए। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक बाय सर स्टीफन हॉकिंग, जो आपको आराम से 200 रुपए में ऑनलाइन मिल जाएगा या किसी बुक स्टोर में मिल जाएगा, थोड़े महंगे दाम में। बट व्हाट इफ आई से आप यही सेम बुक ऑडियो फॉर्मेट में 1 रुपए से भी कम की कीमत में एक्सेस कर सकोगे? तो यानी आपको स्पेशली इन बुक्स को पढ़ने के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें अपने रेगुलर रूटीन लाइफ में मल्टीटास्किंग करते हुए भी सुन सकते हो। जिस ऐप के बारे में बता रहा हूं उस ऐप का नाम है कुकू एफएम ऐप। इस ऐप पर रजिस्टर करके आप स्टीफन हॉकिंग की इस किताब के साथ साथ और भी कई हजार बुक्स एक्सेस कर सकते हो, और साथ ही इस ऐप में जो ऑडियो बुक्स मौजूद है ना, वो अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी रिकॉर्डेड है, जिसमें आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट से लेकर फाइनेंस, करियर, मोटिवेशन, लीडरशिप स्किल्स
मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जैसे कई सारे बुक्स पढ़ सकते हो, और इसमें इवन आपको एकेडमिक रिलेटेड बुक्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह पे भी मिलेगा अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। अब सबसे मजे की बात यह है कि आपको यहाँ पे बुक को रीड नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास अक्सर समय नहीं होता ये करने के लिए। यहाँ पर आपको ये बुक्स ऑडियो फॉर्मेट में मिलेंगे जिसे आप सुन सकते हो व्हाइल डूइंग मल्टीटास्किंग। तो जैसे ब्रेकफास्ट खाते खाते आपने सुन लिया, या फिर वर्कआउट करते करते सुन लिया, आपका समय का समय बच गया और आपको डेली डोज ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग भी मिल गया। और अगर आपको बुक रीडिंग के वक्त इंग्लिश जैसी लैंग्वेज टफ पड़ती है समझने के लिए, कोई बात नहीं, यहां पे आपको हिंदी जैसी इंडियन लैंग्वेजेस में ही बुक मिलेगी जो आपके नॉलेज एब्जॉर्प्शन को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। अब फ्रेंड्स, क्योंकि कुकू एफएम क्यूरियोसिटी को प्रमोट कर रहा है और हम गेट सेट फ्लाई वाले भी क्यूरियोसिटी को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए टीम गेट सेट फ्लाई और टीम कुकू एफएम ने मिलकर आपके लिए एक वंडरफुल प्लान लाया है, जिसमें आपको सिर्फ 199 रुपीज पर ईयर में इस नॉलेज के भंडार का ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। यानी कि जितने पैसे में एक मीडियम साइज पिज्जा नहीं आता, उतने पैसों में आप साल भर नॉलेज हासिल कर सकते हो मल्टीटास्क करते हुए। एंड इफ यू कैन ट्रस्ट मी, ये चीज आपको कम से कम पैसे में ग्रेटेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा लाइफ में। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करना है और कोड यूज करना है GetSet50, जिससे आप सिर्फ 199 रुपीज सालाना भर के ये सर्विस को यूज कर पाओगे। ये ऑफर सिर्फ 500 रजिस्ट्रेशंस तक ही वैलिड है, सो प्लीज हरी। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्ट बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ यू एवरी डे। अब इसी नोट पर बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। कैन यू रियली शैटर अ ग्लास विथ अ हाई नोट? एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन टीवी शो मिथबस्टर के 18 मई 2005 के एपिसोड में उन्होंने एक पॉपुलर सिंगर जेमी वेंडारा को अपनी आवाज से वाइन ग्लास तोड़ने के लिए इनवाइट किया था, ताकि ये टेस्ट कर सके कि क्या एक इंसानी आवाज ये काम करने के काबिल है। वेल, जेमी को तो ये पहले ऑलमोस्ट नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि वो 12 ग्लासेस तोड़ना चाहता था और एक भी नहीं टूट रहा था। तो आखिर जेमी ने उन 12 में से एक ग्लास अपने मुंह के एकदम करीब लाया और 556 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के नोट को 105 डेसिबल की लाउड वॉइस के साथ गाया, जिससे बूम, ग्लास टूट गया। बट वेट, ये जो हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं ना कि ओपेरा सिंगर्स की आवाज से आस पड़ोस के सारे ग्लासेस की चीजें टूट जाती है, क्या वो झूठ था? वेल, काइंड ऑफ। साउंड बेसिकली एक वेव है जिसके कारण उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, पर साथ ही ये वेव ट्रैवल भी करती है, जिसका मतलब है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है। सो जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव किसी चीज से टकराती है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो चीज किस मटेरियल का बना हुआ है, वो सब्सटेंस उस वेव की एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर उसने उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट किया तो बस साउंड टकरा कर वापस चला जाएगा, और वहीं अगर उसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो वो उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगेगा जिस साउंड वेव की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर पाया था। और इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की रेजोनेंस या नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो अगर वाइन ग्लास अपनी आवाज से तोड़ना है तो बस उसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना, उसी फ्रीक्वेंसी की साउंड आपको निकालनी पड़ेगी, ताकि ग्लास वाइब्रेट होने लगे और स्ट्रेस के कारण टूट जाए। क्या हुआ? नहीं टूट रहा? अरे जोर से चिल्लाओ भैया, जोर से, जोर लगा के, क्योंकि आपकी 50 से 60 डेसिबल्स की जो नॉर्मल टॉकिंग वॉइस है ना, वाइन ग्लास को इतनी जोर से वाइब्रेट नहीं कर पाएगी कि वो टूट जाए। वो बस उसको धीरे से ही वाइब्रेट करेगी, और इसीलिए आवाज एकदम बुलंद होनी चाहिए, यानी ऑलमोस्ट 105 डेसिबल जितनी लाउड। वेल, ट्राई करना चाहोगे? कांच को टूटना ही है गारंटीड। खैर चलो, इससे पहले कि इन टूटे हुए ग्लास पीसेस से किसी को चोट आए, सीधा मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। नंबर 3, व्हाई डू एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट? वेल, इस सवाल का जवाब जानने से पहले एक स्टोरी को सुन लो। 1999 में कैरल बकली, जो एलिफेंट एड इंटरनेशनल कम्युनिटी के फाउंडर है, उनके होवेनवॉल्ड के एलिफेंट सैंक्चुअरी में जेनी नाम की एक एलिफेंट थी। जब एक दिन शर्ली नाम के नए एलिफेंट को जेनी से इंट्रोड्यूस किया गया, तब मिलते ही जेनी और शर्ली दोनों एक दूसरे से गले मिलने लगे और अपने ट्रंक से एक दूसरे के बॉडी पर के स्कार्स को चेक करने लगे। उनका ऐसा बिहेवियर देख के कैरल ने उनके बैकग्राउंड पर थोड़ी सी रिसर्च की, जिससे उसे ये पता चला कि जेनी और शर्ली दोनों ने 23 इयर्स पहले एक साथ एक सर्कस में काम किया था। माइंड ब्लोइंग, राइट? ऐसे ही और कई इंसिडेंट्स है जिससे ये पता चलता है कि एलिफेंट्स कई सालों तक बातें याद रखते हैं। यानी एलिफेंट्स को वॉइस डिफरेंसेस, माइग्रेटरी पैटर्न्स, डिफरेंट सीजन्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस सब याद रहता है। तो चलो
थोड़ा बायोलॉजिकल वे में भी देखते हैं कि क्यों एलिफेंट्स की मेमोरी इतनी शार्प होती है। इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के रिसर्चर्स के अनुसार एवरेज एलिफेंट का ब्रेन ह्यूमन ब्रेन से 3 गुना बड़ा होता है और ह्यूमन ब्रेन जैसा ही कॉम्प्लेक्स भी होता है। पर एलिफेंट के ब्रेन में 257 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जबकि ह्यूमन ब्रेन में सिर्फ 86 बिलियन न्यूरॉन्स ही होते हैं। उन न्यूरॉन्स में से 98% ऑफ न्यूरॉन्स एलिफेंट के सेरेबेलम में स्टोर्ड होते हैं, जो ब्रेन के हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला जैसे पार्ट्स के साथ मिलकर मेमोरी को स्टोर और प्रोसेस करने में इन्वॉल्व होता है। पर न्यूयॉर्क के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के साइंटिस्ट का ये कहना है, सिर्फ उनके ब्रेन के साइज और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से नहीं, उनके लिविंग एक्सपीरियंस की वजह से भी एलिफेंट्स की मेमोरी स्ट्रांग होती है। इस फैक्ट को एक इंसिडेंट से मैं आपको समझाता हूँ। 1993 में टांजानिया के टारंगायर नेशनल पार्क में सूखा पड़ गया था। इस ड्राउट में ना वो एलिफेंट्स जिनके लीडर्स एज में 40-45 इयर्स के थे बच गए थे, क्योंकि लीडर्स ने बाकी एलिफेंट्स को पार्क में जहां पानी अवेलेबल हो सकता है वहां मूव करा लिया था सेफली। इस ड्रॉट में 16 एलिफेंट्स की मौत हो गई थी पानी ना मिलने की वजह से। और रिसर्चर्स का क्या कहना था पता है, कि वो एलिफेंट्स जो 1961 के ड्राउट में सरवाइव हुए थे, उन्होंने इस सूखे में भी बाकी एलिफेंट्स को गाइड करके बचाया था। बट जो यंगर एलिफेंट्स थे, उनको ये नॉलेज ना होने की वजह से वो बच नहीं पाए। तो एलिफेंट्स साइज के साथ साथ ब्रेन में भी ह्यूमन से बड़े होते हैं। I mean, not literally, but काफी सारी चीजों में yes. Number 4, how did scientists in Barcelona create a wormhole in a lab? Well, इस सवाल के जवाब के लिए I would first like to request you guys कि आप अपने अपने हाथ में एक पेंसिल ले लो और उससे एक ब्लैंक पेपर पर 2 पॉइंट्स बना लो, पॉइंट A और पॉइंट B, which are 20 centimeters apart from each other. अब मुझे बताओ कि इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? A straight line, right? What if I say कि आप गलत हो, क्योंकि एक इससे भी छोटा रास्ता मौजूद है। You just have to fold the papers. पेपर को फोल्ड करके दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने पर उनके बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। यानी अगर एक इंसान पॉइंट ए पर खड़ा होता है तो वो 1 सेकंड से भी कम में पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। इसे ही वर्म होल कहते हैं, जिसे सबसे पहले फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने प्रपोज किया था, जिसकी वजह से इसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। लेकिन आइंस्टाइन और रोजन दोनों ही ये जानते थे कि इस थियरी को रियलिटी में तब्दील करना किसी पेपर को मोड़ने जितना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स की स्पेस टाइम नाम की चादर को सिर्फ एक ही चीज से मोड़ा जा सकता है, और वो है ग्रेविटी, जिसे मैनिपुलेट करना अब तक इंसानों के बस में नहीं है। पर फिर ये बार्सिलोना के साइंटिस्ट ने एक वर्म होल अपने लैब में कैसे बना लिया? तो गाइस, सबसे पहले तो जो बार्सिलोनियन साइंटिस्ट ने बनाया ना, वो ग्रेविटेशनल वर्म होल नहीं है जिसकी बात आइंस्टाइन ने की थी। ये एक मैग्नेटिक वर्म होल है, जिसे साल 2015 में यूनिवर्सिटैट ऑटोनोमा डी बार्सिलोना या सिंपली ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के फिजिक्स डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने बेसिकली मेटा मटेरियल्स नाम के एक स्पेशल मटेरियल की मदद से एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाया, जिसके अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनी ट्यूब को रखा गया। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली वो मटेरियल होता है जो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में खुद भी परमानेंटली मैग्नेट में तब्दील हो जाता है। इन मटेरियल्स की मदद से हुआ ये कि ट्यूब के एक छोर से भेजी गई मैग्नेटिक फील्ड ट्यूब के दूसरे छोर से बाहर आ गई, वो भी अनडिटेक्टेड, जस्ट लाइक अ वर्म होल। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नॉर्मली किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को बिना मैग्नेट को मूव किए कहीं और ले जाया नहीं जा सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक सीधी लाइन में ट्रैवल नहीं करती। वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ अनगिनत मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के रूप में दौड़ती है, जो समवॉट मल्टीपल सर्कुलर लूप्स की तरह दिखाई देते हैं और इसीलिए इजीली डिटेक्ट भी हो जाते हैं। तो एक ऐसा डिवाइस बनाना जो ट्यूब के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड भेजता है, मगर फिर भी वो फील्ड ट्यूब से ट्रैवल करते वक्त उसके आसपास डिटेक्ट ही नहीं होती, इसे ही एक मैग्नेटिक वर्म होल बोला जाएगा। एक ग्रेविटेशनल वर्म होल भी यही करता है, हमको एक छोर से दूसरे छोर की ओर भेजता है विदाउट अलाउइंग अस टू बी डिटेक्टेड बाय एनीवन। खैर, ग्रेविटेशनल वर्म होल्स तो अभी कोसों दूर है,
बट फिलहाल एक सवाल जो मुझे सता रहा है वो ये है कि अगर मास से ग्रेविटी बढ़ती है और ग्रेविटी से लाइट जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पाथ बेंड होता है, तो क्या हम इसका उल्टा यानी लाइट को किसी तरह से बेंड करके ग्रेविटी और मास को मैनिपुलेट कर सके? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है भाई लोग? और अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा तो एक लाइक जरूर ठोकना। अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा सेटिस्फाई करना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल और बेल नोटिफिकेशन को दबा दो ताकि आगे आने वाली आप हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट ना मिस कर सको। और आप फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। यूज द कूपन कोड GetSet50 to avail the yearly subscription for just ₹199 and start becoming a better version of you every day. And with that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.